दोस्तों, इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि विज्ञान ने हमारा काम आसान बना दिया है, लेकिन जितनी तेजी से ये प्रगति कर रहा है, कल हमारे लिए उतनी ही चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। ये चुनौतियां कैसी होगी और क्या इंसानी सभ्यता आने वाले कल में इन सब से पार लगा पाएगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब देती है डायरेक्टर किम जी वॉन की 2012 में पर्दे पर तहलका मचाने वाली ये लाजवाब फिल्म डूम्सडे बुक। तो चलिए आज मूवी स्ट्राइप के पिटारे से ये कहानी सुनी जाए। पूरी कहानी 3 अलग अलग भागों में विभाजित की गई है। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हर्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। कहानी के पहले अध्याय की शुरुआत एक रिसर्च लैब से होती है, जहाँ पर सियोक अपने कुछ कलीग के साथ अध्ययन कर रहा है। लंच का समय होने पर उसके दोस्त कहीं पर जाने का प्लान कर रहे हैं। वो भी उनकी बातें सुनकर खुशी से कूद पड़ा, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन ये खुशी सियोक के लिए ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा परिवार घूमने के लिए पहले ही विदेश निकल चुका है और उसके लिए उन्होंने एक खत छोड़ा है। सियोक के एक साथी उसे वो खत थमाती है, जिसमें उसकी माँ ने उसे घर का सारा काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनके घर आने तक पूरा घर साफ सुथरा होना चाहिए। बेचारा सियोक वो खत लेकर वापस अपने घर आ गया और जैसे ही अंदर घुसा, घर की हालत देखकर तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि सारा सामान बिखरा पड़ा है, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो वहाँ सीबीआई का छापा पड़ा हो। खत में सबसे पहले उसे गीले और सूखे कूड़े को अलग करने को लिखा है। उसने भी वैसे ही घर के सूखे कूड़े कबाड़ और बाकी चीजों को अलग कर बाहर कूड़ेदान में फेंका और बाकी के बचे गीले कूड़े को उसने रात में फेंकने का सोचा। अब सियोक को अपना मोबाइल चेक करते वक्त उसकी दोस्त किम का एक वॉइसमेल मिला। उसने उसे रात के खाने पर बुलाया है। चलो, रात के खाने का तो इंतजाम हो गया, उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन दिन के खाने के लिए जब वो रसोई घर गया तो उसे बर्तनों के नीचे काफी दिनों से पड़ा हुआ सड़ा खाना दिखा। वहाँ एक खराब सेब भी पड़ा है जिस पर कीड़े लग चुके हैं। उसने उन सभी चीजों को एक बैग में भरकर शाम को अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल गया। अब उसे रास्ते के किनारे पड़ी एक कूड़ेदान दिखाई दी, जिसमें उसने उन सभी खराब खाने को फेंक दिया। ये कूड़ेदान बड़ा ही गंदा है, क्योंकि आसपास के इलाके के सभी लोग वहीं पर अपने घर का गीला कूड़ा डाला करते हैं, जिससे उसमें बहुत तरीके के कीटाणु लगे हैं, जिसकी चपेट में वो सेब भी आ गया। अगली सुबह म्युनिसिपल वाले कूड़े को रिसाइकल करने के लिए एक ट्रक में भर रहे हैं, जिसमें वही सेब भी शामिल है। ये सारा सामान रिसाइकल होकर गाय के चारे में बदला जाता है। तबेले में जब यही चारा गाय खा रही होती है तो उसका मालिक गाय के मांस के लिए उसकी जान ले लेता है। अब गाय का ये मांस बिक कर उसी होटल में गया जहाँ सियोक और किम डिनर करने गए हैं, और डिनर में उन्होंने वही गोश्त मंगवाया। लेकिन बेचारे सियोक को नहीं पता कि जिस गोश्त को ताजा समझकर वो खा रहा है, उसमें सिर्फ दुनिया भर के घरों के सड़े गले खाने ही नहीं, बल्कि उसके घर का भी सड़ा गला और वो सेब भी मिला हो सकता है। खाते खाते अचानक उसके दांतों में कुछ फंसने लगा, जिसे निकालने पर उसे सेब का छिलका मिला। वो भी सोच में पड़ गया कि आखिर गोश्त में सेब का छिलका कैसे आया। खैर, दोनों खाने के बाद पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। किम ने सियोक से कहा कि वो उसे पसंद करती है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही रहे हैं कि वहाँ पर पता नहीं कहाँ से तो लड़के आकर सियोक को मारना शुरू कर देते हैं। उसे इतना मारा कि वो उल्टी करने लगा और उल्टी में जो गोश्त उसने खाया था वो सब बाहर आ गया। देखते ही देखते उसका चेहरा पूरी तरह बदलने लगा। ना जाने कैसे उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि किसी मच्छर को भी मारने से डरने वाला सियोक उन दोनों लड़कों को उठाकर पटक रहा है, मानो उस पर कोई भूत चढ़ गया हो। सियोक का विकराल रूप देखकर किम वहाँ से डरकर भाग गई। इधर सियोक पूरी तरह से बेकाबू होने लगा, मानो वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है और नरभक्षी की तरह हर किसी का खून पीने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। वही जिन लड़कों को उसने मारा था वो भी नरभक्षी बन चुके हैं और पार्क में दूसरे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब इधर किम ही नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों ने भी होटल में उस गोश्त को खाया था वो सब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और पूरे शहर के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर में ये बात आग की तरह फैल गई
कि लोग धीरे धीरे नरभक्षी बन रहे हैं। टीवी के हर चैनल पर बस यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अब यहाँ सियोक घर वापस आया और टीवी पर इस पूरी खबर को देखने लगा। उसे समझ आ गया कि आखिर उसे क्या हुआ है। लगता है किसी तरह का वायरस है, लेकिन इस वायरस का अभी तक किसी भी डॉक्टर के पास इलाज नहीं। सभी लाचार है और जो बचे हैं वो धीरे धीरे नरभक्षी बनते जा रहे हैं। बेचारे सियोक को ये सब देख इतना गुस्सा आया कि पूरे घर पर उसने तोड़फोड़ मचा दी। इधर उसका परिवार भी छुट्टियां बिताकर घर वापस आ चुका है। काफी देर से वो लोग बाहर खड़े हैं, मगर सियोक है कि दरवाजा ही नहीं खोल रहा। फिर वो दूसरे चाबी से ताला खोलकर अंदर गए। घुसते ही घर का नजारा देखकर वो लोग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। सियोक एक कोने में बैठा है। उसकी माँ उसे चिल्ला चिल्लाकर कहती है, तुम्हें मैंने कहा था कि घर साफ करके रखना, लेकिन ये सफाई की है तुमने, क्या हालत करके रखा है। सियोक ये सुनकर आग बबूला हो गया और अपने ही पिता पर हमला कर दिया। फिर उसने अपनी छोटी बहन को भी मार डाला, लेकिन उसकी माँ किसी तरह बच निकली। पूरा शहर नरभक्षियों से भर चुका है। हर गली मोहल्ले में उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जो सिर्फ शिकार कर रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों की छतों को बंद करके सरकार से गुजारिश कर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस भी सभी ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करने में लगी है। रोड पर उनकी तादाद को देखते हुए उन पर आंसू, गोले और बंदूक से गोलियां चलाई जा रही है। अब ज़ॉम्बीज की भीड़ में सियोक को किम दिखाई दी, जो एक नरभक्षी बन चुकी है। फिर किम ने सियोक को एक सेब खाने को दिया, जिससे वो उसके प्यारे प्यारे हाथों से लेकर खाने लगा। भले ही वो दोनों ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन उनका प्यार आज भी जिंदा है। इसी के साथ कहानी का पहला अध्याय खत्म हुआ और हेवनली क्रिएचर नाम की दूसरी कहानी की शुरुआत हुई। यहाँ हम पार्क से रूबरू होते हैं, जो UR इंटरनेशनल नाम की एक रोबोटिक कंपनी में टेक्नीशियन का काम करता है। पार्क एक बड़े बौद्ध मंदिर में अपनी कंपनी की तरफ से इनम्योंग नामक एक रोबोट की जांच करने जा रहा है। मंदिर में पार्क की मुलाकात सबसे बड़े पुजारी से हुई। उन्होंने बताया, ये रोबोट अब रोबोट नहीं रहा, बल्कि एक सन्यासी बन चुका है और एक आम इंसान की तरह वो सभी काम करता है। इसलिए हमें नहीं लगता कि उसमें कोई कमी है, लेकिन आप भी अपनी तसल्ली कर लीजिए। बात करते करते वो एक बहुत बड़े बरामदे में पहुंचे, जहां सभी पुजारी पूजा कर रहे हैं। वो रोबोट भी उन पुजारी के साथ बैठकर वहीं पर ध्यान मग्न है, जिसे बौद्ध मंदिर का हर एक अनुयायी गुरु की तरह नमन कर रहा है। आपने रोबोट को दुनिया भर के काम करते तो देखा होगा, लेकिन किसी रोबोट के इंसानों के साथ रहते रहते साधु बन जाना वाकई बहुत बड़ी बात है। और जब पार्क ने भी उस रोबोट को देखा तो वो भी हैरान रह गया। अब रूटीन चेकअप के लिए पार्क अपने साथ लाए हुए औजारों की मदद से इनम्योंग का निरीक्षण करने लगा और देखकर भौचक्का रह गया कि उसमें इतने सालों बाद भी कोई कमी नहीं है। उसके सारे पुर्जे एकदम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। पार्क ने मंदिर के बाकी अनुयायियों को भी इनम्योंग की अच्छी सेहत की खुशखबरी दी कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये सुनकर इनम्योंग ने पार्क से कहा, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। मंदिर के सभी लोग मुझे यहाँ पर काफी खुश रखते और रहते भी है, तो आखिर कंपनी वालों ने तुम्हें मेरा चेकअप करने के लिए क्यों भेजा है। इनम्योंग की बात सुनकर फिर पार्क ने मंदिर के सभी अनुयायियों से कहा, आप सभी रोबोट को भगवान मानने लगे हैं, और गजब की बात तो ये है कि ये रोबोट भी खुद को भगवान कहने लगा है। ऐसे में अगर ये इसी तरह खुद को भगवान समझेगा तो पक्का मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि एक रोबोट कभी भगवान नहीं बन सकता। तभी हेजो नाम की एक महिला भक्त खड़ी हो गई और पार्क से इनम्योंग का दोबारा निरीक्षण करने की गुजारिश करने लगी, मगर वो उसकी बातों को अनसुना कर वापस वहाँ से अपने घर चला आया। अगली रात पार्क अपने कमरे में आराम कर रहा है। तभी उसके दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। दरवाजे की दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी है, जिसके साथ उसका एक पालतू रोबोट भी है। पार्क के दरवाजा खोलते ही वो लड़की पूछने लगी, क्या आप रोबोट सही कर सकते हैं? मेरे डॉगी को कोई दिक्कत हो गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? पार्क बोला, मैं एक अलग तरह का टेक्नीशियन हूँ और खास तरीके के रोबोट को ही सही करता हूँ। इस तरीके के रोबोट के लिए मार्केट में और भी लोग हैं जो सही कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए। अब उस लड़की ने वहीं पे रोना शुरू कर दिया और पार्क से उसे ठीक करने की विनती करने लगी। पार्क को भी बेचारी पर तरस आ गया और फिर उसने उसके डॉगी में एक चिप लगाकर उसे वापस कर दी। लेकिन ये क्या, कुछ देर पहले अपने इसी पालतू डॉगी के लिए जोर जोर से रो रही उस लड़की को अब उसकी कोई फिक्र ही नहीं। उसे बड़ी लापरवाही के साथ घसीटते हुए गेट तक लेकर गई और फिर एक कूड़ेदान में फेंक दिया। पार्क ये सब कुछ खिड़की से देख रहा है। तभी उसकी कंपनी से उसे फोन आया मंदिर के उस रोबोट के बारे में पूछताछ करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हेजो
मंदिर के कमरे में इनम्योंग से बातें कर रही है। कंपनी वाले सिर्फ और सिर्फ आपको एक रोबोट समझते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए आप किसी भगवान से कम नहीं। जवाब में इनम्योंग बोला, संसार में तरह तरह के लोग होते हैं और उन सब की अपनी अपनी सोच, इसलिए तुम इसे लेकर परेशान बिल्कुल ना हो और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अब सुबह होते ही देखा गया कि रोबोटिक कंपनी यूआर इंटरनेशनल के अध्यक्ष कांग खुद उस बौद्ध मंदिर में अपने तमाम लोगों के साथ आए हैं। उसने इनम्योंग को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का निर्देश दिया। कांग चाहता है कि इनम्योंग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है और मंदिर में रह रहकर उन्हीं लोगों की तरह सोचने लगा है। उसने तो रोबोट को लोगों की मदद के लिए बनाया था, ना कि भगवान बनने के लिए। ऐसे में तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए इनम्योंग का बंद होना ही बेहतर है। मगर मंदिर के अनुयायी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। उनके बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। तभी पार्क भी वहां पहुंचा। वो भी इनम्योंग को नष्ट करने से मना करता है, परंतु कंपनी के कुछ लोगों ने उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। अब इसके बाद इनम्योंग को गुस्सा आ गया और वो एक एक कर उन सभी लोगों को मारने लगा जिन्होंने पार्क पर हाथ उठाया था। वो वहां मौजूद अपने सभी लोगों से कहता है, रोबोट कोई और नहीं बल्कि इंसानों के ही चरित्र को सीखता है। अगर मनुष्य अच्छा है तो वो भी अच्छे ही होंगे, जैसे कि मैं इन लोगों के बीच होकर बन गया। और अगर कोई मनुष्य बेकार है तो उसकी संगति में आकर वो रोबोट भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी को खत्म करना ही है तो सबसे पहले उस पापी मनुष्य को खत्म करे। इतना कहकर वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे बैठ एक एक कर खुद के पुर्जे को नष्ट करने लगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई साधु संत समाधि ले लिया करते हैं। ये सब देखकर तो पार्क के होश उड़ गए। एक अच्छा खासा रोबोट जो कभी दूसरों के इशारों पर काम किया करता था, वो खुद एक सन्यासी बन जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो उसके जाने का अफसोस मनाने लगा और सिर्फ वही नहीं, मंदिर के बाकी अनुयायी भी उसके जाने का शोक मना रहे हैं। अब पार्क वापस घर आ गया और उसी पालतू डॉगी को कचड़े के डिब्बे से निकालकर उसमें अपने शरीर का चिप फिट कर दिया। मतलब पार्क कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। उसने भी इनम्योंग की महानता देखकर दूसरों की मदद करना सीखा, क्योंकि संसार में मदद करने से बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं। और यही हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। अब तीसरे अध्याय हैप्पी बर्थडे की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में मिन्सो नाम की एक छोटी बच्ची है। वो कंप्यूटर में किसी चीज को ढूंढ रही है। तभी उसके पिता 8 नंबर की पूल बॉल ढूंढने उसके कमरे में आए, लेकिन मिन्सो उस बॉल को कमरे से बाहर फेंक चुकी है और एक नए बॉल का ऑर्डर कर दिया है। जो बॉल मिन्सो ने बाहर फेंकी थी वो लुढ़कती हुई एक गड्ढे में आकर गिर जाती है। उस गड्ढे में कुछ अजीब से रसायन बन रहा है जिसकी किसी को खबर नहीं। अब इधर टीवी पे चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बहुत जल्द पृथ्वी से 8 नंबर का एक बड़ा उल्का पिंड टकराने वाला है और उसके बाद सारी दुनिया खत्म। ये खबर सुनने के बाद सभी लोग अपनी सुरक्षा के इंतजाम में लग गए। मिन्सो के माता पिता और उसके अंकल हुआन भी अपने परिवारों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरा परिवार एक खास तरह के सुरंग में छुप जाते हैं। ये सुरंग कुछ जरूरी नैतिक चीजों के साथ साथ पेड़ पौधे और खान पान की चीजों से भी पूरी तरह व्यवस्थित है। उन्होंने यहाँ पर टीवी भी लगा रखी है, जो कि एक साइकिल की मदद से बिजली पैदा करने पर चलती है। अब सभी लोग यहाँ पुल गेम खेलने में व्यस्त है। वही मिन्सो टीवी पर अपने मनपसंद धारावाहिक देखने के जुगाड़ में लगी है। तभी अचानक उसे एक न्यूज चैनल में ये दिखाई दिया कि पृथ्वी पर जो उल्का पिंड गिरने वाला है वो बिल्कुल उसी बॉल की तरह दिखता है जो कि उसने ऑर्डर किया था। ये सब देख वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने परिवार वालों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि जो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है वो उसने ही ऑर्डर किया है। दरअसल मिन्सो से वो बॉल गलती से टूट गई थी और पिताजी को इससे पहले कुछ पता चलता उसने एक अजीब से वेबसाइट पर अपने जन्मदिन का दिन डालकर एक नई बॉल का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बॉल कहाँ से आ रही है। मिन्सो को लगने लगा कि कहीं न कहीं ये वेबसाइट कोई रहस्यमयी वेबसाइट है जिसका नाता दूसरी दुनिया से हो। यही सब सोच सोच कर मन ही मन वो अपने आप को दोष दे रही है और दुनिया के खत्म होने का कारण खुद को समझ रही है। अब यहाँ मिन्सो की बात का पता लगाने अंकल हुआन उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं और मालूम पड़ा कि हाँ, मिन्सो बिल्कुल सही कह रही है। अंकल हुआन ने मिन्सो के माँ बाबा को भी ये बात बताई कि ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि नासा के मुताबिक ब्लैक बॉल सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट हुई थी, जिसके बाद ही ये पृथ्वी पर खतरे की घंटी की तरह लटकने लगी। इतने ही देर में वहाँ मिन्सो भी आ गई और बोली, क्यों ना इस ऑर्डर को कैंसिल करके हम दुनिया को बचा पाए।
मगर तभी घर की बिजली अचानक से चली गई। उसके माँ बाबा साइकिल को चलाकर दोबारा घर की बिजली लाने की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर को चालू कर उस वेबसाइट को ढूंढने लगे जहाँ से मिन्सो ने उस ब्लैक बॉल का ऑर्डर किया था। लेकिन इससे पहले कि वो सभी ऑर्डर को कैंसिल कर पाते, साइकिल की रफ्तार धीमी होने की वजह से घर की बिजली दोबारा चली गई। अब सभी मायूस होकर बैठी बेटी मिन्सो को उसके जन्मदिन की बधाइयां देने लगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ ही मिनट बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्या पता वो जिंदा बचेंगे या नहीं। इसीलिए वो अपनी बेटी को पहले ही बधाइयां देने लगे। अब कुछ ही वक्त में वो उल्का पिंड पृथ्वी से जा टकराई और सब कुछ तबाह हो गया। उस हादसे के 10 साल बाद संपूर्ण संसार में सिर्फ और सिर्फ मिन्सो का परिवार ही बचा हुआ है। सुरंग के अंदर इतना समय बिता चुकी मिन्सो अब बड़ी हो चुकी है। साथ ही साथ सुरंग के अंदर मौजूद वो पौधे भी फल देने लायक हो चुके हैं। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा लगने ही लगा था कि तभी वहाँ पर भूकंप आया और इसके झटके से दरवाजा टूट गया, जिससे सुरंग में सूरज की तेज किरणें अंदर आने लगी। लेकिन यहाँ सब कुछ बदल चुका था। पृथ्वी पहले जैसी हो चुकी है। सूरज की किरणों के सहारे जब मिन्सो बाहर निकली तो उसे एक परजीवी दिखाई दिया, जिसके हाथ में मिन्सो के जन्मदिन की तारीख लिखी है, जिसे छूने के बाद वो परजीवी वहाँ से गायब हो गया और सारा संसार पहले की तरह सुखमय नजर आने लगा। अब इधर पूरा परिवार खुद को जीवित देखकर काफी खुशनसीब समझते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इसी के साथ यही कहानी का अंतिम अध्याय भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इन तीनों अध्याय की समाप्ति तो यहीं पर हो गई, मगर जाते जाते ये अपने पीछे आने वाले कल की उस खौफनाक युग की तस्वीर दर्शा कर गई है, जो शायद आज हमारे और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कहानी हो। उदाहरण के तौर पर आप हाल ही में मिले ज़ॉम्बी वायरस को ही ले लीजिए, जो कि आर्कटिक के ग्लेशियर के पिघलने की वजह से वैज्ञानिकों के हाथ लगा है। वही हमारी जिंदगी में अहम भूमिका रखने वाली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी भविष्य का एक बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, क्या मंजर होगा उस समय का जब हमारी आज की कहानी में दिखाई गई ये सभी चीजें कुछ इसी अंदाज में सही होने लगे तो क्या इंसानी सभ्यता इन सभी मुसीबतों से पार लगा पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमारी आज की ये कहानी कहीं न कहीं उसकी एक झलक जरूर पेश करती है। आपके इस बारे में क्या विचार है? आप कितना सहमत है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर शेयर करें। धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक के साथ साथ ढेर सारा शेयर भी पक्के से करें। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।